तो मिस्टर हुसैन देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये कुछ भी हो सकता है यार, होने कार हो सकती है, बट हम तो हमारे पास जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हम तो सबसे पहले उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि वी हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। मतलब ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के पे रिवॉल्व कर रहा है। हुसैन जी सिचुएशन समझ पा रहे हैं? हाँ सर, समझ रहा है। ओके, तो ये तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया है। ये जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया है, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल एज अ ड्रोन व्यू। चिराजी बात समझ आ गई? यस सर। ड्रोन व्यू मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। और अगर आप वो ट्रैक पे खड़े होके, ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, अगर उस ट्रैक पे खड़े होके सामने से देखेंगे, ये कार आपकी तरफ आ रही है, तो समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, वो फोर्सेस कौन सी लग रही है? देखिए, ये घूम रहा है। अगर ये घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही होगी, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये घूम ही नहीं पाएगा। नहीं समझ में हाँ आया? सर, तो समझा सर। हाँ कोई सर। कोई फोर्स अंदर की तरफ तो लग रही है। अब अगर आपको ये फोर्स नहीं दिख रही, तो बेस्ट चीज है जो हमने बहुत पहले थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अगर आपको याद होगा, स्टील टायर, स्टील प्लेटफॉर्म। चिराजी याद? यस सर। हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि यार ये मेरे पास एक कार है जिसके नीचे स्टील टायर्स लगे हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्टील का बना हुआ है। अब हमने काफी डेप्थ में जाके ये एनालाइज किया था कि इसको घुमाने, अगर ऐसे केस में अगर आपने कर्व लेना है तो वो कर्व लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुसैन जी बात समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ रहा है। उसका रीजन यही है कि यू आर नॉट गेटिंग दिस centripetal force which will be able to turn the direction of the revolving body। रेहान जी कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। अगर आपको अभी भी डाउट है तो रिप्लेस स्टील टायर्स विद रबर टायर्स। अब देखिए, अगर आपने स्टील टायर को रबर टायर बना दिया और नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो स्टील का ही है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। नाउ इट विल बी फार मोर इजियर टू टेक अ टर्न। रेहान, डू यू एग्री? यस सर। So the only thing which is changed is जब आप रबर लेते हैं और जब आप स्टील लेते हैं तो आपको एक ऐसी फोर्स मिल जाती है जो कि आपको कर्व लेने में हेल्प कर रही है। और क्योंकि हम फ्रिक्शन कर रहे हैं तो हमें ये समझ आ गया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस विल बी होली सोली बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। यस सर, नो सर? यस सर। डॉक्टर? नहीं सर, नो डाउट। अच्छा, इसमें भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें भी अगर आप समझें तो दो तरह की चीजें आप समझ सकते हैं। इमेजिन दैट रेनी डे, वेट रोड, वेट रोड, वेरी ओल्ड टायर्स। तो खुद समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास आंसर खुद ही आ जाएगा कि रेनी डे है, वेट रोड है, वेरी ओल्ड टायर्स है। गाड़ी आपकी जब स्ट्रेट चलनी है, वो गाड़ी स्ट्रेट तो किसी तरह आप चला लेंगे, बट इफ यू हैव टू टेक अ टर्न यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डू यू अग्री? हाँ सर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर आपने फास्ट टर्न लिया, देयर इज अ हाई चांस कि आप टर्न ले ही नहीं पाएंगे एंड यू विल स्किड ऑन द रोड। चिराजी, डू यू अग्री? अब बाजी बात समझ आ रही? यस सर। हुसैन जी बात समझ आ रही? हाँ सर, समझ रहा है। तो आप टर्न नहीं ले पाएंगे, आप टर्न नहीं ले पाएंगे। आप क्या करेंगे? आप स्किड कर जाएंगे, आपकी जो गाड़ी है वो स्ट्रेट चली जाएगी। और बार बार
5-10 मिनट से हम जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये गाड़ी स्ट्रेट इसलिए जा रही है क्योंकि आप टर्न नहीं ले पा रहे, और आप टर्न इसलिए नहीं ले पा रहे कि देयर इज नो फोर्स जो कि आपको हेल्प कर रही है टू टेक दिस कर्व। ये कर्व लेने के लिए आपके पास कोई हेल्प नहीं है, और वो जो हेल्प है वो फिर से ऐसा फीलिंग लेवल हमें ये समझ आती है कि वो जो हेल्प है वो एक्चुअल में हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। सर कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर यॉन कोई डाउट? No sir. ओके, अब देखिए, आप ट्रैक में गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, मतलब जो गाड़ी है वो लैपटॉप से बाहर निकल रही है, ये गाड़ी आपके फेस पे आ रही है, इट इज टेकिंग अ टर्न, इट इज टेकिंग अ टर्न, मतलब इस साइड ये टर्न कर रही है। आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये जो गाड़ी है ये स्ट्रेट चली जाएगी सीधा। तो कहने का मतलब इसकी जो फिसलने की जो टेंडेंसी है, जो इम्पेंडिंग मोशन है, वो इस साइड है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इस साइड होगी। सर कोई डाउट है या नहीं है? नहीं। मिस्टर यॉन? No sir, no doubt. तो बेसिकली यार इसकी वजह से हमें दो इक्वेशन मिल जाती है, और दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाउट है तो प्लीज मेरे से डिस्कस कीजिए। एक तो मुझे यार हर इक्वेशन है, हर जो सिचुएशन है मिस्टर यॉन याद रखिए, हर जो सिचुएशन होगी ना उसमें दो, दो इक्वेशंस निकलेंगी यूजुअली 90%, 85, 90% ऑफ केसेस में दो इक्वेशंस निकलेंगी। कैसे कैसे निकलेंगी? एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंस होगा और एक वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंस होगा। सर नहीं समझ में आया? सर तो ये नहीं समझा। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन में ये जो इक्वेशन 1 है कि वेट नीचे लग रहा है और धरती माता का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, दिस इज एक्चुअली योर वर्टिकल फोर्स बैलेंस। नहीं समझ में आया? समझा सर। इट इज अ वर्टिकल फोर्स बैलेंस। और दूसरा जो है कि ये जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है, यही मुझे यही मुझे यही मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये जो आई है, दिस इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट। मिस्टर हुसैन डाउट है? नहीं सर समझा। 80 to 90% केसेस में मिस्टर रेवान जो दो इक्वेशन बनेंगे ना, उसमें एक वर्टिकल फोर्स बैलेंस होता है, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो इंक्लाइंड में भी जो प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी, उसमें भी अगर आपको याद है, उसमें ऑफ कोर्स हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया था। उसमें भी एक तो हमारा एक हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते थे और एक वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते थे। हुसैन जी समझ पा रहे हैं? हाँ सर। क्या हम समझ पा रहे हैं? जी सर। तो 80-90% में यार ये दो फोर्स बैलेंस होंगे, और हो सकता है कोई एक ऐसा केस हो जिसमें देयर वुड बी सम अदर इंडिपेंडेंट रिलेशन आल्सो। तो यहां पर तीसरी इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। 80-90% केसेस में आपका इसी से काम चल जाएगा। शायद कोई दूसरा क्वेश्चन हो जिसमें एक तीसरा कोई रिलेशन बन सकता है। अब आज मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझा सर। ये दो इक्वेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ये आर क्या है? सर रेडियस ऑफ जो ट्रैक हॉरिजॉन्टल ट्रैक का ये रेडियस ऑफ द ट्रैक, कौन सा रेडियस ऑफ द ट्रैक है? ये वो ट्रैक है, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ये ड्रोन व्यू है। ड्रोन व्यू आप ऊपर से देख रहे हैं। ये जो ट्रैक है इसका जो रेडियस है वो आर है। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, वहां अगर कचरा हो रहा है तो मैं यहीं कर देता हूँ। मेरे पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन तो कहती है कि मेरा जो वेट है वो किसके इक्वल है, नॉर्मल के, और दूसरा मुझे ये कहता है कि देयर इज सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is given by the force of friction and which is equal to mv square by r। तो मेरा जो fs है वो mv square by r। अच्छा,
एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन जो है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन जो है, वो तो यार मेरे स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। यस सर। राव जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एफ एस मैक्स जो है वो मेरा म्यू एन से जो मेरा रिलेशनशिप आता है वो तो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन से आता है। चिराग जी आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बस 5 मिनट रुक जाएगी, मैं एक बेसिक डेरिवेशन कर दूं। अब ये देखिए, इस केस में जो मेरा एन है, इस केस में जो मेरा एन है वो तो एम जी के इक्वल है, तो एन की बजाय मैं एम जी लिख दूं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। और एफ एस की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू न्यू एम जी। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। एम और एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू एम जी आर, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एम जी आर। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अब मिस्टर चिराग के दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और वो आपको थोड़े से ऑब्वियस भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे थोड़े ऑब्वियस भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपका म्यू जितना ज्यादा है, आप उतनी वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर समझ आए। क्या ये चीज ऑब्वियस भी है मिस्टर हुसैन? हाँ सर, हाँ सर। रेवान जी ये चीज ऑब्वियस है कि नहीं है? जी सर। रेवान जी जितना ज्यादा म्यू होगा, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आपका म्यू जीरो हो जाए, एक्सट्रीम केस ले लीजिए, म्यू अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या आप टर्न ले पाएंगे? नहीं सर, हम नहीं ले पाएंगे। नहीं सर। और इसीलिए मैं आपको बोला था कि वो स्टील ऑन स्टील पे आपका जो म्यू है वो बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए हमने जब रबर ऑन स्टील किया, आपका जो म्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आप ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं। यस सर, नो सर? यस यस सर। सर। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। दूसरी जो फिर से जो फीलिंग लेवल पे आपको समझ आता है वो ये समझ आता है, फिर से मैथ से तो समझ आ ही जाएगा यार, बट फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। ये दो तरह के टर्न है यार। आई होप यू अग्री कि इसको शार्प टर्न बोलते हैं। फिराज इसको क्या बोलते हैं? सर वाइड हाई टर्न बोलते थे। वाइड सर। वाइड टर्न बोलते थे। वाइड टर्न बोलते थे। अब फीलिंग लेवल पे ही समझ आ रहा है यार, फीलिंग लेवल पे ही समझ आ रहा है कि शार्प टर्न पे, ओके, फीलिंग लेवल पे ये समझ आ रहा है कि फिर से वही ले लीजिए, रेनी रोड, ऑयल स्पिल ऑन रोड, चलिए जरा, और ड्रंक ड्राइवर और ओल्ड टायर्स। जी सिचुएशन समझ आ गई? हाँ सर, हाँ। इस केस में आप शार्प टर्न लेना पसंद करेंगे या वाइड टर्न लेना पसंद करेंगे? तो वाइड और वाइड वाइड। नहीं समझ में आया? ये आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, ये आपको यहीं दिख रहा है। आपका जो आर है वो आर जितना ज्यादा है, आप वेलोसिटी उतनी ज्यादा कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? अगर समझा। आपका आर छोटा है, अगर आपको शार्प टर्न लेना है तो आपको वेलोसिटी कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप बाहर निकल आएंगे। नहीं समझ में आया? आप ऐसे बाहर निकल आएंगे। तो समझा। तो वो हमने ग्रां प्री की जो फोटोग्राफ देखी थी, फिर से कोई अच्छी सी फोटोग्राफ मैं आपको निकाल के देता हूँ। ग्रां प्री की जो फोटोग्राफ हमने देखी थी उसमें आपको जो मार्क्स नजर आएंगे, रोड पे जो मार्क्स नजर आएंगे, मोस्टली ऐसे नजर आएंगे।
बट बीच में इक्का दुक्का ये स्टेट भी नजर आएंगे। चिराग जी बात समझ आ रही? यस सर, ये सब हॉस्पिटल गए होंगे, बात समझ आई नहीं आई? यस सर। रंजी, डू यू अग्री? हाँ सर। रेवान जी कोई डाउट? नो सर। तो ये सब जो मैथ मूथ लगा के जो रिलेशन निकला है वो ये निकला है। अब इसमें भी एक दो चीजें अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, वही जो मैं आपको बता रहा था कि फिर उजैन जो क्वेश्चन समझे हो, सोच रहे होंगे। अगर आपको याद है ये जो एफएस की, अगर आपको याद है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू म्यू है। याद आया नहीं यार? यस सर। उजैन जी नहीं याद? याद है, याद है। तो जब मेरी फ्रिक्शन सबसे जब जो मेरा एफएस है, जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू वन। तो यहाँ मुझे फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा हेल्प मिल रही है, इसीलिए मेरी वेलोसिटी जो निकलेगी दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट आई कैन एंजॉय। इससे ज्यादा अगर मैंने वेलोसिटी की तो मैं फिसल जाऊंगा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। और अगर मैं फिसलूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। समझा सर। अच्छा यार, उसमें ना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट एटलीस्ट आपको समझना चाहिए। two kinds of skidding is possible. अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक स्किडिंग है कि आप ऐसे मुड़ना चाहते हैं बट आप ऐसे स्ट्रेट चले जाते हैं। ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, बीइंग डिस्कस्ड। बट आप ये भी समझते हैं कि आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, और आपको पता होगा कि कई बार वो क्या हो जाता है, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वो जो आपका टायर है वो उसी जगह पे घूमता रहता है। चिराग जी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। हुसैन जी समझ पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो टायर है ये बेचारा यहीं पर घूमता रहता है, और फिर आपने कभी कहीं फंसे हुए हैं तो आपको पता होगा कि नीचे उसके ग्रेवल डालते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, या नीचे वुडन ब्लॉक डाल देते हैं। रेवान जी बात समझ आ रही है? यस सर। ये सेकंड काइंड ऑफ स्किड है। अभी जो मैं स्किडिंग की बात कर रहा हूँ वो ये वाली स्किडिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप सर्कल नहीं ले पा रहे हैं, और क्योंकि आप सर्कल लेना चाहते हैं इसीलिए mv²/r का फैक्टर आपको नजर आ रहा है। सर मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा? तो समझ आया। तो समझ रहा है। यार ये जो mv²/r है ना, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटा अगर सर्कल लेना है, अगर टर्न लेना है, तो कहीं से ये mv²/r ले आओ। और इस पे ही हमने डिस्कशन बहुत डिटेल में की है, जिसमें अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, और वो सब तामझाम। चिराग जी याद आया नहीं आया? सर याद आया। ये जो mv²/r है वो आपको इस केस में हॉरिजॉन्टल रोड में फिर से समझिए, क्योंकि इसमें भी आगे 2-3 केसेस बनते हैं। ये जो आप किस्सा कहानी कर रहे हो, वो आप कर रहे हो उस केस में जिसमें रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो आपकी गाड़ी ये आपकी गाड़ी लैपटॉप से बाहर आ रही है, ये वाइपर लगे हुए हैं आपके, ये मिस्टर चिराग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये आपकी गाड़ी जब इस साइड टर्न ले रही है तो आपको अंदर की तरफ कोई फोर्स चाहिए जो आपको mv²/r प्रोवाइड कर दे,
और इस केस में जो mv²/r प्रोवाइड करने वाला है वो सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, और यहाँ पर भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फोर्स आपने लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन आपको नजर आ रही है तो आपकी गाड़ी ने ऑलरेडी स्किड करना शुरू कर दिया। रेवान जी नहीं समझ पा रहे? समझा सर। आबादी समझ पा रहे? हाँ सर। नाउ देयर इज अनदर केस जो हम नेक्स्ट केसेस डिस्कस करेंगे। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप ये बोलते हो कि यार ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स है, चलिए ठीक है सड़क पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगी, बट आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सारे केसेस भी रियल लाइफ केसेस हैं। रेनी रोड होगी, रेनी रोड नहीं, रेनी डे रोड बोलते थे, रेनी डे रोड होगी, ऑयल स्पिल्स भी होंगे, ड्रंक ड्राइवर्स भी होंगे, ओल्ड टायर्स भी होंगे, ये सब करने से आप रोक तो नहीं सकते। सो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके सामने रिक्वेस्ट ये आती है कि ठीक है सर ये फ्रिक्शनल फोर्स तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कैन यू प्रोवाइड अस विद सम अदर कंपोनेंट आल्सो व्हिच कैन प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। चिराग जी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? सर समझ आ रहा है। इसलिए फिर आप क्या कर देते हैं, बैंकिंग। बैंकिंग नहीं समझ में आया? समझा सर। बैंकिंग ऑफ रोड, और यहीं पर समझिए कि जब बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं तो एडिशनल फैक्टर क्या आता है, यहीं पर समझिए तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एडिशनल फैक्टर ये आता है सर, वेट तो वैसा ही है, वो क्या नाम है उसकी, फ्रिक्शन में भी दो केसेस आते हैं, फ्रिक्शन ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ये हमने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ है, आज भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मुझे अभी जो आपको समझाना है वो ये समझाना है, अब जो आपका नॉर्मल है वो एट एन एंगल है, और ये जो नॉर्मल है इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं, एक कंपोनेंट ये हो रहा है और एक कंपोनेंट ये हो रहा है। ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा जो अब आपको हेल्प कर रहा है, सर वो n cos थीटा होगा ना? ये एन कॉस थीटा होगा ना। यस सर। तो अब ये एन साइन थीटा जो है ये आपका एडिशनल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। नहीं रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। सर नहीं समझ आया, दोबारा देखिए। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, एमजी नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, गाड़ी टर्न करेगी तो किसकी वजह से करेगी, फ्रिक्शन की वजह से करेगी। अब आपने टिल्ट कर दिया, जो आपने टिल्ट कर दिया एमजी नीचे, यार इसका तो नाम ही नॉर्मल, इसका तो नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। अब जब ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाता है तो इमेजिन कीजिए अब ये गाड़ी फिर से आपकी तरफ आ रही है, लैपटॉप से बाहर आ रही है और इस साइड टर्न ले रही है, तो एंड लेट अस अज्यूम कि हम वो वाला केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लग रही है। अब मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपको एडिशनल, ये जो एंगल है ये थीटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपको एक एडिशनल फैक्टर एन साइन थीटा दे देता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो टर्न ले पा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। अब आज ही नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझ। यहाँ पर सिर्फ एफ एस था, यहाँ पर एन साइन थीटा भी मिल गया है। चिराग जी समझ आ रहा है? सो गया सर समझ आ रहा है। ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन है उसका भी अब पूरा कंपोनेंट आपको हेल्प नहीं करेगा, फ्रिक्शन का भी एफ एस कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये आपको हेल्प करने वाला है।